हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और आज हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वो चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशांक तत्व होते क्या हैं, इनका उद्देश्य क्या है और ये किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राज्य का नीति निर्देशांक तत्व, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसे जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने भी इसे जो है स्पेन के संविधान से लिया है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित का मतलब होता है कि अगर ये भी, इसमें भी कुछ अधिकारों की सूची है, इसमें भी काफ़ी सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आपको अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये न्यायालय में इसके खिलाफ जो है केस दर्ज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि किसी भी राज्य सरकार पे ये जबरन अपनाने को मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार अपने हिसाब से वो अगर चाहे तो नीति निर्देशांक तत्वों को अपने राज्य में लागू कर सकती है और अगर चाहे तो नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से ये बाध्यकारी नहीं होता है किसी भी राज्य को अपनाने के लिए। तीसरी चीज़ है कि संविधान में आखिर इसे जगह कहाँ मिली है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में इसे जगह मिली है और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में इसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके जो अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके सारे अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके बारे में एक स्टेटमेंट दिया और ये स्टेटमेंट जो है इसकी आलोचना करता है। क्यों? क्योंकि ये गैर न्यायोचित है और दूसरी चीज़ की बाध्यकारी नहीं है। तो केटी शाह बोलते हैं कि यह एक चेक है जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। यानी कि नीति निर्देशांक तत्वों को कंपेयर किया गया है चेक से, और वो चेक तभी जो है बैंक पे डिपेंड करता है, यानी कि राज्य पे डिपेंड करता है कि राज्य उसे जो है लागू कर भी सकती है, नहीं भी। अब अनुच्छेद 36 क्या कहता है? 36 वही कहता है जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 12 कहता है। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में हमने देखा था कि वो जो है राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। वो बताता है कि राज्य की परिभाषा क्या है, यानी कि राज्य को बनाने के लिए, राज्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, चाहे जॉब है, यहाँ वहाँ के कोई भी काम हो रहे हैं, वहाँ की कंपनियाँ हैं, तो हर चीज़ में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है, उसका स्थानीय प्राधिकरण का जो भी विभाग हैं, इलेक्ट्रिक विभाग जो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद जो स्थानीय तौर पे जो पंचायत का गठन होता है उसका भी। तो ये सारी चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक राज्य निर्माण में होता है, इसी वजह से राज्य की परिभाषा के रूप में उसे देखा जाता है। तो अनुच्छेद 12 में हमने ये चीज़ें लिखवाई थी आपको, और वही सेम चीज़ अनुच्छेद 36 में होगा। अनुच्छेद 37 बोलता है कि जो नीति निर्देशांक तत्व वो गैर न्यायोचित है। जैसा कि हमने बताया कि अगर इसका हनन हो रहा है तो आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ की बाध्यकारी नहीं है, राज्य इसे अपना भी सकती है, नहीं भी अपना सकती है, वो राज्य को बाध्य नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 36 में देख लिया कि राज्य की परिभाषा। 37 में गैर न्यायोचित और बाध्य नहीं है। 38 में देखेंगे कि राज्य के द्वारा जन कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो जैसा कि इसका उद्देश्य ही है कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हमें सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो वही चीज़ें हैं। 39 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 39 में काफ़ी सारे अनुच्छेद भी हैं, A, B, C, D, E, तो इन सारे को हम अच्छे से पढ़ेंगे। 39 का A क्या कहता है? राज्य सरकार अगर किसी राज्य में लागू करती है
तो ये वहाँ के नागरिकों को अधिकार देता है कि नागरिकों के जीविकोपार्जन के लिए रोजगार मुहैया कराने का। तो यही चीज़ है 39 के ए में। बी क्या बोलता है कि जो भी वहाँ के सामुदायिक भौतिक संसाधन, वहाँ पे से जो भौतिक संसाधन मिले हैं उनका उपयोग इस तरीके से करना जो सामाजिक हित में हो। सी बोलता है कि धन और उत्पादन और भौतिक संसाधन, जो जो चीज़ें उस राज्य में निहित हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, तो उसका सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण नहीं करना, केंद्रीयकरण से रोकना, और अगर केंद्रीयकरण हो रहा है तो उसका उपयोग इस तरीके से करना कि उससे भी सामुदायिक हित हो, सामाजिक हित हो। अब देखते हैं 39 का डी। डी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी जो है समान कार्य के लिए समान वेतन भत्ता स्त्री पुरुषों के लिए जो है इसका ये किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी कि अगर स्त्री और पुरुष जो है समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन भत्ता देना भी अधिकार है उनका। तो 39 का डी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूरी में देखने को मिलती हैं। महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, दोनों दिन भर उसी तरह से बराबर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो है दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है। तो आप नोटिस किए होंगे कि महिलाओं को कम दिया जाता है, पुरुषों को ज़्यादा। तो महिलाओं को ये अधिकार है कि उन्हें बराबर वेतन मिले। लेकिन क्या होता है कि क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, राज्य से अपना भी सकती है नहीं भी, तो इस प्रकार के अधिकार का हनन अगर होता है तो महिलाएं न्यायालय में नहीं जा सकती, इसलिए वो मजबूर हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए उस कम वेतन में काम करने के लिए। तो अगर राज्य बाध्यकारी होती तो ये अधिकार भी न्याय संगत होता, यानी कि इसके खिलाफ भी आप जा सकते थे। 39 का ई बोलता है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति और बाल श्रम से संरक्षण, यानी कि अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उनके स्वास्थ्य शक्ति को देखते हुए उसका संरक्षण। उसके बाद बाल श्रम को कम करना, बाल श्रम से संरक्षण, किसी को बाल मजदूरी को बढ़ावा नहीं देना, बाल मजदूरी को रोकना। अनुच्छेद 40 ये गांधीवादी विचारधारा पे निहित है। गांधीवादी विचारधारा, गांधी जी के विचार से ही पंचायत का गठन किया गया, और ग्राम पंचायत के गठन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 में किया गया है। और सबसे पहला इस प्रकार से जो है एक पंचायत का गठन कहाँ होता है? राजस्थान के नागौर जिले में। अनुच्छेद 41 बोलता है कि काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 41 बोलता है सबसे पहले कि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपने जो शिक्षा पाई है उसके अकॉर्डिंग काम पाने का अधिकार है आपको। दूसरी चीज़ कि कुछ वैसे कंडीशन, जैसे आप बूढ़े हो चुके हैं या फिर बूढ़े हैं तो आपको पेंशन मुहैया कराना। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ है कि अगर आप विकलांग हैं तो आपको कुछ लोक सहायता देना। तो ये सारी चीज़ों का मतलब ये सारे कंडीशन में जो है लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करना। काम की न्याय संगत, इसका क्या मतलब है? जैसे क्या हो रहा है, आप कहीं काम कर रहे हैं लेकिन कभी आपका हेल्थ उस तरीके से नहीं है, आपके हेल्थ में गिरावट देखी जा रही है और वो उस तरीके के काम को आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप उससे इजी काम को कर पाएँ, तो आपको आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार काम देना, आपको आप जैसे हैं आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार काम देना, वही न्याय संगत काम देना हो गया। दूसरी चीज़ प्रसूति सहायता, ये ज़्यादातर ये फीमेल के लिए होता है प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी के लिए। तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो डिलीवरी के पहले और बाद में जो छुट्टी मिलती है, मैटरनिटी लीव जिसे बोलते हैं, प्रसूति सहायता, तो वही चीज़ का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 42 में। तो इसमें सबसे ज़्यादा मैटरनिटी लीव जो है, प्रसूति सहायता जो है, इसका अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 43 बोलता है कि कर्मचारियों का निर्वाह वेतन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर आप किसी को काम करवा रहे हैं तो वो कर्मचारी जो हैं उन्हें अपने एटलीस्ट इतना वेतन आप दें कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला सके ठीक से, यानी कि अपना जीवन निर्वाह कर सके। कभी कभी क्या होता है कि अपनी मनमानी चलाते हैं, जो काम करवाते हैं, जो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो अपनी मनमानी चला के आपको वेजेस जो सैलरी है वो काफ़ी कम देते हैं, जिससे आपका जीवन निर्वाह भी संभव नहीं हो पाता। तो इसी वजह से ये अधिकार होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इतना सैलरी मिलना चाहिए जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सके। 43 बोलता है, तो वही 43 का ए और बी इसी से रिलेटेड है। तो 43 का ए क्या बोलता है कि अगर फैक्ट्री के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता,
अगर कर्मचारी हैं, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न हैं, मुख्य जो फैसले हैं, उनमें कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। ना कि केवल जो मालिक है वो सोचे कि अरे ठीक है हम तो मालिक हैं और हम ही सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि वहाँ के कर्मचारियों की सहभागिता हो, उनका सहयोग हो, उनके साथ मिलकर डिसीजंस लिए जाए। फिर क्या बोलता है कि 43 का भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, कुछ वैसे जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर फार्मिंग, कुछ फार्म खोलते हैं। तो इन सारी जो सहकारी समितियां हैं इनको प्रोत्साहन देना। उसके बाद 44 बोलता है एक समान सिविल संहिता। सबसे पहले तो ये जानिए कि एक समान सिविल संहिता का मतलब क्या होता है। तो एक समान सिविल संहिता ये बोलता है कि हर पंथ के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए कानून जो है समान होने चाहिए। हालांकि जो दंड वाले में दंड संहिता जो है, आपको अगर अपराध कर रहे हैं तो उसमें धर्म नहीं देखा जाता कि किस धर्म के लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में देखा जाता है। जैसे आप विवाह देख लें, तलाक देख लें, गोद लेना, या फिर जो आप वसीयत, तो ये चीज़ ना हर पंथ में, हर धर्म के लोगों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इस चीज़ को बराबर करना, इस चीज़ को समान जो है समान रूप से दर्जा देना, तो ये चीज़ आती है एक समान सिविल संहिता के अंतर्गत। अब ये सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा, यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, वो कोशिश कर रही है कि हर राज्यों के लिए, यानी कि इसे बाध्यकारी किया जाए, यानी कि हर राज्य को बोला जाए कि आप अपनाइए ही अपनाइए नीति निर्देशांक तत्व के अनुच्छेदों को, ताकि क्योंकि सारे रूल्स बहुत अच्छे हैं, जो नियम भी अनुच्छेद में, वो अगर सब राज्य में लागू किए जाए तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ जो है एक समान सिविल संहिता क्यों ज़्यादातर जो है, क्यों ये एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहली बात, विवाह, तलाक, वसीयत, तो ये सब में हर जगह अलग अलग मतलब रिचुअल्स है, हर जगह अलग अलग रीति रिवाज है, सबकी धार्मिक व्यवस्था अलग अलग, विवाह अलग अलग धर्म के लोग अलग तरीके से करते हैं, तलाक, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक धार्मिक महत्व की हो जाती है, धार्मिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। तो जो है लोग क्या कहते हैं कि अगर इसमें सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है अगर किसी का अहित हो रहा है इन चीज़ों में। तो इसी वजह से तो विवाह क्या होता है, आप देखेंगे कि लोग बहुविवाह करते हैं। पहले जो है पुरुष जो थे बहुत सारे शादियां करने के लिए, मतलब बहुत सारी शादियां करते थे, और अभी भी कई जगहों में होता है, ये सारे चीज़ें हो रही हैं। हालांकि लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो काफ़ी सारी शादियां नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले ना कंपलसरी था कि एक जो पुरुष है वो 2 शादियां करेगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ अभी कुछ कम्युनिटी में हो रही है ये चीज़ें। उसके बाद तलाक में क्या है, ये सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा क्यों बना हुआ है, क्योंकि अभी जो हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ये मुद्दा, इसके कारण जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, 3 तलाक की प्रथा है। यानी कि अगर आपने किसी से शादी की है तो आप जो मेल हैं, पुरुष जो हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को क्या करते हैं, 3 तलाक बोल के उसे तलाक दे देते हैं। अब कहीं ना कहीं उसने अपनी पत्नी को, जिस महिला को तलाक दिया, तो उसके अधिकारों का हनन है, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपने धर्म को मान रहे हैं, हम अपने धर्म को लेके चल रहे हैं, लेकिन आपने उसके अधिकारों का हनन किया है और उसका अहित किया है कहीं ना कहीं। तो वो जो चीज़ें हैं तो वो तो ये कहेंगे ना कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन, तो इस जगह पे तो हस्तक्षेप करना बनता है। तो क्या हो जाएगा कि अगर सभी धर्म के लिए इसकी विवाह, शादी, तलाक, वसीयत जो भी है, सारे में सभी धर्म के लिए एक ही कानून रहेगा, तो वो कितनी अच्छी हो जाएगी वो चीज़। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो है सब धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यही इसी वजह से ये मुद्दा बना हुआ। हालांकि गोवा में एक समान सिविल संहिता की जो कानून है वो लागू है। उसके बाद अनुच्छेद 45 बोलता है 6 से कम उम्र के बच्चों की मतलब आयु के बच्चों की शिक्षा।
6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, वो तो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब 6 से कम उम्र के आयु के बच्चों की शिक्षा और पोषण ये नीति निर्देशांक तत्वों के अंतर्गत आता है, जैसे आंगनबाड़ी व्यवस्था, तो ये जो है 45 के अंतर्गत आता है। 46 में बोलता है कि SC, ST तथा कमजोर वर्ग को शैक्षिक तथा आर्थिक हित दिया जाए। 47 जन स्वास्थ्य की स्थिति, 47 जो है जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए है। जन स्वास्थ्य की, इसी के अंतर्गत जो मादक पदार्थ या फिर धूम्रपान निषेध इसी के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि जन स्वास्थ्य के अंतर्गत यानी कि आपका जन स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है धूम्रपान, तो इसी वजह से इसी क्षेत्र में तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, घुमा के पूछता है कि धूम्रपान निषेध या मादक पदार्थ जो भी निषेध, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 47 के अंतर्गत। तो इसमें आप कैसे ये कर पाएंगे, जैसे बिहार में शराबबंदी हुई, कुछ राज्यों में शराबबंदी नहीं होती, कुछ राज्यों में इससे रिलेटेड, तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये बाध्यकारी नहीं है, जो राज्य चाहती है वो अपनाती है, जो नहीं चाहती वो नहीं अपनाती है। 48 क्या बोलता है, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ाना, और 48 का ए, पहले कृषि एवं पशुपालन को बढ़ाना, और 48 का ए क्या बोलता है कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण करना। 49 बोलता है कि स्मारक, जो भी स्मारक हैं और फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो उसकी मरम्मत करना और उसकी सुरक्षा करना, तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेनी होगी। तो यही अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। उसके बाद 50 बोलता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका जो कानून को, विभिन्न कानून को, अलग अलग कानून को इम्प्लीमेंट, लागू करती है, और वही न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करती है। तो इन दोनों को अलग रखना क्यों ज़रूरी है, कहीं ना कहीं तो जो है कार्यपालिका राजनीति से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, न्यायपालिका न्याय दिलाने के लिए होती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अगर लिंक्ड रहेगी, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, तो न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर पाएगी। इसी वजह से इन दोनों का पृथक्करण जरूरी हो जाता है, अलगाव जरूरी हो जाता है, और वही चीज़ दिया गया है अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को महत्व देना। तो ये सारी चीज़ें जो है राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के तहत आती हैं। आशा करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।